हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आप में से कई लोगों ने BRS का नाम ज़रूर सुना होगा और थोड़ा बहुत आप BRS के बारे में जानते भी होंगे, और आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे। तो आप में से जो भी BRS के बारे में कम्प्लीटली A to Z जानना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें। जब तक ये वीडियो एंड होगा तब तक BRS से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो BRS का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको 3 सवालों के जवाब दे करके पूरा करूँगा। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है BRS क्या होता है, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद में दूसरा सवाल रहेगा हमारा BRS क्यों किया जाता है। तो ये पहला और जो दूसरा सवाल है वो है थ्योरी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिलेगी। और तीसरा जो हमारा सवाल होगा वो है BRS कैसे किया जाता है, यानी प्रैक्टिकल वीडियो में आपको टैली ERP9 में BRS करके बताऊंगा कि आपको टैली ERP9 में BRS कैसे करना है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो 1 बाय 1 जैसे जैसे एक एक सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर टर्न ऑन कर लें ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एक्सेल अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा नया चैनल हैप्पी लर्निंग XLS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दूसरे वीडियो देखने के लिए हमारा दूसरा चैनल हैप्पी लर्निंग टेक को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ में BRS क्या होता है, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वीडियो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो था बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली ERP9 में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करते हैं, पार्ट टाइम का मतलब ये हो गया कि 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार जाकर के अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उस केस में आपको मंथ एंड होने के बाद में सबसे पहले परचेज की एंट्री करनी पड़ती है, उसके बाद में सेल्स की एंट्री करनी पड़ती है, और उसके बाद में तीसरी जो एंट्री है वो है बैंक स्टेटमेंट की, यानी जो भी बैंक में लेन देन हुए हैं उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो अगर आप कहीं पर भी पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं तो आपको BRS करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। BRS की ज़रूरत पड़ती है अगर आप कहीं पर भी फुल टाइम अकाउंटिंग का काम करते हैं, यानी आप अगर फुल टाइम अकाउंटेंट हैं, यानी सुबह दुकान खुलने से लेकर के शाम को दुकान बंद होने तक आप काउंटर पर बैठे रहते हैं और जो भी लेन देन होते हैं आपके द्वारा ही होते हैं या आपके सामने ही होते हैं, और उस लेन देन की एंट्री तुरंत आप टैली ERP9 सॉफ्टवेयर में या किसी भी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तुरंत कर देते हैं, उस केस में आपको BRS करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि BRS होता क्या है। BRS का फुल फॉर्म जो है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। और अगर इजी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं कि BRS का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में जो बैलेंस है और टैली ERP9 में जो बैलेंस है उसको मैच करना, या ये भी कह सकते हैं कि आपने टैली ERP9 में जो भी बैंक से रिलेटेड एंट्री की है वो एंट्रियाँ बैंक स्टेटमेंट में है या नहीं है, इसको मैच करना BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहलाता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमें टैली का जो स्टेटमेंट है या टैली की जो भी एंट्रियां हैं वो बैंक स्टेटमेंट में जो भी एंट्री दी हुई है उससे मैच करने की या मिलान करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यही हमारा दूसरा सवाल है, BRS क्यों किया जाता है, यानी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी दोनों स्टेटमेंट को आपस में मैच करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए कि आप किसी भी मोबाइल की शॉप में फुल टाइम अकाउंटिंग का काम करते हैं। कोई कस्टमर आपके पास आया, 15,000 रुपये का उसने एक मोबाइल लिया और इसका जो पेमेंट है उसने कैश ना दे करके आपको 15,000 रुपये का चेक दे दिया। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, जनरली जो भी अकाउंटेंट है वो यही करता है कि मान लीजिए कि कस्टमर ने जैसे ही चेक दिया तो हम टैली ERP9 में उसकी एक रिसिप्ट की एंट्री कर देते हैं, यानी XYZ कस्टमर से हमने 15,000 रुपये बैंक के थ्रू
जमा कर लिए, यानी रिसिप्ट की एक एंट्री कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर होता है कि आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे ही उसने चेक दिया तो ऑन द स्पॉट टैली में हमने XYZ कस्टमर यानी जो भी कस्टमर था उसके नाम से 15,000 रुपये जमा कर लिए, यानी टैली के अकॉर्डिंग अब हम उस कस्टमर से 1 रुपया भी नहीं मांगते हैं। अब दूसरी साइड में आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो जो चेक उसने दिया है, जब तक उस चेक का पैसा यानी 15,000 रुपये हमारे बैंक में नहीं आ जाते तब तक के लिए वो चेक हमारे लिए केवल एक कागज़ का टुकड़ा है। तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने टैली ERP9 में तो 15,000 रुपये जमा कर लिए, लेकिन हकीकत में अभी तक हमारे पास केवल चेक पड़ा है कागज़ के रूप में, अभी तक हमें उसके पैसे नहीं मिले। तो अब यहाँ पर पैसे जो मिलते हैं उसमें थोड़ी सी प्रोसेस लगती है, यानी हम उस चेक को लेकर के बैंक में पहले डिपॉजिट करवाते हैं, फिर बैंक की प्रोसेस लगती है, मान लीजिए 1 या 2 दिन कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं उस चेक को क्लियर होने में। तो होता क्या है कि कस्टमर ने तो हमें जो चेक दिया था वो 2 दिन पहले ही दे दिया था, और उस चेक का पैसा जो आया वो हमारे अकाउंट में 2 दिन के बाद में आया। तो यहाँ पर पहला जो मिसमैच हुआ वो हुआ तारीख का, यानी हमने कस्टमर के नाम से पैसे 2 दिन पहले ही जमा कर लिए, जबकि बैंक में 2 दिन के बाद में जमा हुए हैं। तो इस चीज़ को सही करने के लिए, यानी तारीख को सही करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि उस कस्टमर ने हमें 15,000 रुपये का चेक दिया और उस चेक को हमने बैंक में लगाया, लेकिन किसी भी वजह से मान लीजिए कि कस्टमर ने चेक पे साइन सही नहीं किए थे, या कस्टमर के अकाउंट में 15,000 रुपये का बैलेंस नहीं था, तो जैसे ही हमने चेक लगाया तो वो चेक जो है बाउंस हो गया, यानी हमें उसके 15,000 रुपये नहीं मिले। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि हमने एंट्री तो कर दी 15,000 रुपये रिसिप्ट की, जबकि हकीकत में बैंक में पैसा आया ही नहीं। तो इस चीज़ का भी सुधार करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। तो ये हो गए 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। तो इसी तरह मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लीजिए कि हमारी बुक्स में यानी टैली में किसी भी कस्टमर के नाम से 15,000 रुपये उधार हैं, यानी एक कस्टमर है जो हमसे उधार मोबाइल लेके गया या उधार माल लेकर के गया है और उसके 15,000 रुपये हमसे बाकी हैं। तो ये मान लीजिए कि जो कस्टमर है वो आपको बताए बिना 15,000 रुपये अकाउंट में डलवा देता है। तो अब यहाँ पर भी क्या होता है कि ड्यू लीजिए कि आज की डेट में उसने 15,000 रुपये अकाउंट में डलवा दिए, लेकिन हमें नहीं पता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टैली में अभी भी उसके 15,000 रुपये ड्यू बोल रहे हैं, और जबकि उसका पैसा अकाउंट में आ चुका है। तो इस चीज़ को भी क्लियर करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। यानी जब मंथ एंड में हम टैली में जो स्टेटमेंट की एंट्री है और बैंक में जो पैसा आया है उसकी एंट्री को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर एक 15,000 रुपये की एंट्री आई हुई है। फिर हम जैसे भी खोजबीन करके पता करेंगे कि ये जो 15,000 रुपये हैं इस कस्टमर ने जमा करवाए हैं। तो फिर मंथ एंड में उस मिसमैच को क्लियर करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। इसी तरह एक चौथा एग्जाम्पल और दे देता हूँ। चौथा एग्जाम्पल है मंथली फिक्स्ड पेमेंट। यानी मान लीजिए कि आपने किसी से भी 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है या किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, और उस लोन की जो EMI है हर महीने की 5 तारीख को मान लीजिए 5,600 रुपये की EMI आती है, और ऑटोमेटिक बैंक से पैसा हर महीने की 5 तारीख को कट जाता है। तो अब पैसा जो है बैंक से ऑटोमेटिक कटता है, हमें नहीं पता चलता है कि 5,600 रुपये कटे हैं, या हम एंट्री करना भूल जाते हैं, या हमें पता नहीं है कि हमने लोन लिया हुआ है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि बैंक से तो 5,600 रुपये कट जाते हैं, लेकिन हमारे टैली में उसकी कोई भी एंट्री नहीं होती है क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो इस चीज़ का भी मिसमैच क्लियर करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। और एक और एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ, वो है बैंक चार्जेस। यानी मान लीजिए कि जो बैंक है वो तरह तरह के बैंक चार्जेस काटता है, चाहे मंथली काटे या फिर क्वार्टरली काटे। मान लीजिए कि हमने कोई भी कैश डिपॉजिट करवाए या फिर किसी भी तरह का बैंक चार्जेस है, चाहे ATM चार्ज है या फिर SMS चार्ज है। मान लीजिए कि 118 रुपये का ATM चार्ज जो है बैंक से ऑटोमेटिक कट जाता है, यानी 118 रुपये किसी भी तारीख को ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें नहीं पता होता है कि 118 रुपये बैंक से कटे हैं।
तो जबकि इसकी एंट्री टैली में हमने अभी तक की हुई नहीं होती है, क्योंकि बैंक से ऑटोमेटिक कट जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो इस चीज़ का भी मिसमैच क्लियर करने के लिए BRS किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं, इसी तरह और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी हर वो रीज़न जिसकी वजह से बैंक का बैलेंस और हमारे टैली का बैलेंस बिगड़ सकता है, उसको मैच करने के लिए BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट किया जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे मेन टॉपिक की तरफ, यानी प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ। BRS कैसे किया जाता है ये मैं आपको समझाऊंगा। और BRS करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BRS भी एवरी मंथ किया जाता है, यानी मंथ एंड में, यानी जैसे ही महीना ख़त्म हुआ हमें चेक करना पड़ता है कि जो भी इस महीने पेमेंट आना था वो पेमेंट आया या नहीं आया, या जो हमने चेक लिए हैं या फिर जो हमने चेक दिए हैं वो चेक क्लियर हुए या नहीं हुए, या किसी तरह का बैंक चार्ज तो नहीं कटा, या फिर किसी ने पैसा हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट तो नहीं करवा दिया। इसी तरह की कोई भी जो मिसमैच होती है उसको क्लियर करने के लिए अब हम BRS करेंगे। और BRS करने के लिए सबसे पहले टैली में लास्ट मंथ का स्टेटमेंट ओपन करेंगे और बैंक से हम लास्ट मंथ का स्टेटमेंट लेकर के आएंगे और इन दोनों को आपस में मैच करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि BRS कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने टैली ERP9 में एक कंपनी को ओपन किया हुआ है जिसका मैं BRS करने वाला हूँ। यानी जो टैली में स्टेटमेंट चढ़ा हुआ है और जो बैंक में पैसा आया है या जो बैंक का स्टेटमेंट है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। BRS हम करेंगे मंथ एंड में, यानी जब एक महीना पूरा हो जाता है उस पूरे महीने में कितने लोगों के पैसे आए हैं, कितने लोगों के पैसे नहीं आए हैं, या जो हमने टैली में एंट्री चढ़ाई हुई है वो सब बैंक से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और एग्जैक्ट डेट को वो पैसे आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम BRS करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा एक महीने का BRS करके नहीं बताऊँगा, उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको केवल 5 दिन का BRS करके बताने वाला हूँ जिसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने टैली को ओपन किया हुआ है और दूसरी साइड में मेरे पास मान लीजिए कि बैंक का स्टेटमेंट पड़ा है। आप देख सकते हैं ये है बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट की एंट्री और टैली में जो मैंने एंट्री चढ़ाई है 1 बाय 1 उसको चेक करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टैली ERP9 में आना है और जिस भी बैंक का आपको रिकॉन्साइल करना है उसका लेज़र ओपन करना है, जिसके लिए मैं जाऊंगा डिस्प्ले में और फिर जाऊंगा अकाउंट्स बुक में, उसके बाद में लेज़र, और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा ICICI बैंक करंट अकाउंट। तो ये आप देख सकते हैं ये लेज़र है, इसको मैं ओपन करूंगा और जिस भी तारीख का आपको रिकॉन्साइल करना है वो डेट आपको यहाँ पे लगानी है। मुझे करना है Alt F2 1 जून से 5 जून। तो 1 जून से लेकर के 5 जून तक का मान लीजिए मैं आपको रिकॉन्साइल करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेट लगा दी और फिर कर दूंगा मैं एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली में केवल 7 एंट्री बता रही है 1 जून से लेकर के 5 जून। और अगर मैं PDF को ओपन करता हूँ तो PDF में 1 जून से लेकर के 5 जून तक अगर आप एंट्री देखोगे तो 5 जून की एंट्री यहाँ तक है जो कि 7 एंट्री से ज़्यादा है। तो अब बाकी की जो एंट्री है वो स्टेटमेंट में कहाँ से आई और कैसे आई, इसी को क्लियर करने के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अपन पहली एंट्री से शुरू करते हैं। टैली को मैं ओपन करता हूँ। टैली में पहली जो एंट्री है वो है 90,000 रुपये की। तो सबसे पहले आपको रिकॉन्साइल करने से पहले यहाँ पर फंक्शन बार में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है F5 रिकॉन्साइल। आपको इस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं कर दूंगा क्लिक रिकॉन्साइल पे, या आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपका बैंक स्टेटमेंट जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें रिकॉन्साइल करते वक्त आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैंक डेट। यानी आपने जो एंट्री चढ़ाई है वो चढ़ाई है 1 जून 2020 को, और ये एंट्री बैंक में किस तारीख को है वो आपको देखनी है, और जो तारीख बैंक में दी हुई है वही तारीख आपको यहाँ पर डालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहली एंट्री जो है हमारी 90,000 रुपये की 1 तारीख को, और इसमें देखता हूँ तो पहली एंट्री मेरी है 8,804 रुपये की। और अगर टैली में आकर के मैं देखता हूँ तो कहीं पर भी मुझे 8,804 रुपये की एंट्री नहीं दिखती है। तो इसका क्या रीज़न है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SDB डिसबर्समेंट अकाउंट मुंबई। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये जो जिसका भी स्टेटमेंट है वो है एक मोबाइल का शोरूम, और वो मोबाइल बेचते हैं फाइनेंस पर।
कोई कस्टमर आया जिसने एसडीबी से फाइनेंस करवाया, तो जो फाइनेंस का पैसा है वो एसडीबी जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। अब एसडीबी जो है कब ट्रांसफ़र करती है, किस तारीख को करती है, कितने बजे करती है, ये हमें पता नहीं चलता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके कोई अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा देता है, अगर आपको पता नहीं चलता तो ऐसी एंट्री भी मिसमैच हो जाती है और इसको क्लियर करने के लिए हम रिकॉन्साइल कर देते हैं। तो ये जो एंट्री है एसडीबी ने ऑटोमेटिक हमारे डायरेक्ट अकाउंट में हमारे पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, हमें पता नहीं चला, इसलिए हमें यहाँ पर रिकॉन्साइल करना है। तो इस एंट्री को हमें करना है यहाँ पर 8,804 रुपये की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल्ट टैब यहाँ मतलब टैली में आएंगे और यहाँ पर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा कोई भी एंट्री करने के लिए। मान लीजिए कोई एंट्री अगर यहाँ पर नहीं है तो उसको करने के लिए मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वाउचर ओपन हो जाएगा और वाउचर ओपन हुआ है यहाँ पर रिसिप्ट का। अब आपको पेमेंट की एंट्री करनी है या रिसिप्ट की, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर मेरे क्या पैसा आ रहा है तो मैं रिसिप्ट की एंट्री करूँगा और तारीख लगाऊंगा F2 प्रेस करके 1 जून को मेरे पास पैसा आया। और ये पैसा कहाँ से आया, ये पैसा आया है HDB। तो यहाँ पर मेरा HDB के नाम से लेज़र बनाया हुआ है, इसको मैं करूँगा एंटर। और कितना रुपये यहाँ से आया HDB से वो हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो इसके यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में एंट्री है 8,804 रुपये की। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 8,804 एंटर एंड एंटर। और यहाँ पर मैं डाल दूँगा ICICI बैंक करंट अकाउंट। ये जो पैसा आया वो आया है हमारे ICICI बैंक के करंट अकाउंट में। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा, बाकी की डिटेल आप डाल सकते हैं, मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाल रहा, यहाँ पर नरेशन भी नहीं डाल रहा। और इस एंट्री को मैं कर दूँगा सेव, एंटर एंड एंटर। तो अब देख सकते हैं आप ये एंट्री जो है हमारी 8,804 रुपये की टैली में भी आ गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसकी बैंक डेट लगा दूंगा 1 जून 2020। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री जो है हमारी है 90,000 रुपये की, यानी हमने 90,000 रुपये कैश डिपॉजिट करवाए हैं, टैली में एंट्री है और ये पैसा जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90,000 रुपये जो है मेरे जमा हुए हुए हैं सेम डेट को 1 जून 2020 को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर तारीख डाल दूंगा 1 जून 2020, यानी ये जो एंट्री है स्टेटमेंट में है। अगली एंट्री है 1 लाख रुपए की। हमने SG इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 लाख रुपए का पेमेंट दिया है 1 जून 2020 को। चेक नंबर है 001085। तो ये एंट्री अब हमें स्टेटमेंट में देखनी है। तो ये रही तीसरी एंट्री यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, तारीख आ रही है 1 जून और सेम चेक नंबर है 001085 और पार्टी नेम भी है SG इमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये एंट्री भी एकदम सही है। तो हम यहाँ पर बैंक डेट डाल देते हैं इसकी 1 जून 2020, एंटर और एंटर। अब है चौथी एंट्री फिर से यहाँ पर 1 लाख रुपए का पेमेंट है। डेट यहाँ पर आ रही है 2 जून 2020 और यहाँ पर चेक नंबर जो है वो है 001086। स्टेटमेंट को ओपन करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख के बाद में सीधी एंट्री जो है 1,200 रुपये की है और वो जो 1 लाख रुपए की एंट्री है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रही है सीधा डायरेक्ट यहाँ पर। और ये जो एंट्री है वो है 3 जून को और हमारे जो टैली में है, टैली में तारीख आ रही है 2 जून और चेक नंबर वही है 001086। यानी इसमें हुआ क्या है मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। हमने SG इमार्ट को 1 लाख रुपए का पेमेंट 2 तारीख को दिया था, लेकिन किसी भी वजह से वो जो चेक है 2 तारीख को क्लियर नहीं हुआ, 3 तारीख को क्लियर हुआ, इसलिए यहाँ पर एक दिन पेमेंट जो है डील हो गया। अब हमने एंट्री तो 2 तारीख को की हुई है लेकिन बैंक से पैसा कटा है 3 तारीख को। तो यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 3 जून 2020 और कर देंगे एंटर। तो ये जो हमारी एंट्री है ये वाला भी अब यहाँ पर सही हो जाएगा। तो वापस दोबारा पीछे आते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था रिकॉन्साइल। अब आगे एंट्री है ये 1,200 रुपये की। तो ये एंट्री अब हम देखते हैं हमारे टैली में है या नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी 1,200 रुपये की एंट्री हमें नहीं दिखेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर से अब वो एंट्री डालेंगे। हम यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, बट उससे पहले जो एंट्री हमने रिकॉन्साइल कर ली है उसको हमें सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट पूछ रहा है, यहाँ पे हम करेंगे यस। तो जो एंट्री हमने रिकॉन्साइल कर ली है यानी जो चेक कर ली है वो अब यहाँ से हट जाएगी। तो 1,200 रुपये की एंट्री करेंगे। 1,200 रुपये की जो एंट्री है वो आया है पैसा मेरा मोबीक्विक से। अभी मोबीक्विक से किसका पैसा आया है वो मेरे को नहीं पता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार के इसको एंट्री को सस्पेंस में डाल दूँगा 1 तारीख को। तो यहाँ पे तारीख लगाऊंगा 1 जून और रिसिप्ट की एंट्री करूँगा, यहाँ पे सस्पेंस डाल दूँगा 1,200 रुपये और ये पैसा आया है ICICI बैंक के करंट अकाउंट में।
तो इस एंट्री को भी मैं कर दूंगा सेव, बाकी की डिटेल अभी नहीं डाल रहा, इसको कर देता हूँ सेव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एंट्री हमने रिकॉन्साइल कर ली थी और सेव कर दी थी वो अब यहाँ से हट चुकी है। तो यहाँ पर भी मैं प्रेस कर दूंगा, ये जो एंट्री है 1 जून 2020 को बैंक में आई हुई है। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 90,000 रुपये की 3 जून को। तो स्टेटमेंट ओपन करते हैं। 1200 रुपये के बाद में यहाँ पर एक एंट्री है 18,165 की, जो कि टैली में नहीं है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये जो पैसा आया है वो मेरा आया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड से। तो यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, जो मोबाइल में बेचता हूँ कस्टमर बजाज से फाइनेंस करवाते हैं और बजाज फाइनेंस वाला कब मेरे अकाउंट में पैसा डाल देता है मेरे को पता नहीं चलता। तो इस एंट्री को करूँगा मैं 3 जून को। तो यहाँ पे आऊँगा, ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट प्रेस कर देंगे, यस। सबसे पहले मैं यहाँ पर डेट चेंज करूँगा, 3 जून 3 तारीख को पैसा आया है और यहाँ पर जिससे भी पैसा आया बजाज फाइनेंस, यहाँ पे लूँगा मैं बजाज, और 18,165 रुपये का अमाउंट आया है और ये आया है मेरे ICICI बैंक के करंट अकाउंट में। तो इसको मैं कर दूंगा सेव। तो जो एंट्री बैंक के स्टेटमेंट में थी लेकिन हमारे टैली में नहीं थी वो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा 3 जून 2020। अगली एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। अगली एंट्री है 85,500 की। तो यहाँ पर टैली में आप देखेंगे 85,500 रुपये की एंट्री कहीं पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट 85,500 रुपये, जबकि मैंने कैश डिपॉजिट करवाया है यहाँ पर 90,000 रुपये 3 तारीख को। तो यहाँ पे क्या हुआ है आप देख सकते हैं 85,500 रुपये की एक एंट्री भी है और 4500 रुपये की भी एक एंट्री है। तो यहाँ पर सिंपली बस इतना होया हुआ है कि जो आपने 90,000 रुपये जमा करवाए थे वो 2 टुकड़ों में बैंक में जमा हुए हैं, एक 85,500 में और एक 4500 रुपये में। तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप चाहे तो इस एंट्री को एक ही रख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जमा तो 90,000 रुपये ही हुए हैं। तो आप चाहें तो इस एंट्री को 2 भी कर सकते हैं, यानी 85,500 की एक कर सकते हैं। ये जो 90,000 वाली एंट्री इसको 85,500 कर सकते हैं और एक नई एंट्री और कर सकते हैं 4500 रुपये की। इससे क्या होगा 90,000 रुपये डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो एंट्री है वैसे ही रहने दूंगा। तो यहाँ पर मैं 3 जून 2020 कर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल हमारे बैंक अकाउंट में 90,000 रुपये ही जमा हुए हैं। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। अगली एंट्री है 2,000 रुपये की। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आएंगे, 85,500 भी क्लियर हो गई और 4500 भी हो गई और 1 लाख को हमने पहले ही कर लिया था। उसके बाद में एक एंट्री है 249 रुपये की। यहाँ पर लिखा हुआ है MID C कार्ड PMT। तो ये जो एंट्री है मेरे टैली में नहीं है, 249 रुपये की एंट्री नहीं है। तो इसको करना है 4 तारीख को। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, तो यहाँ पर एक्सेप्ट येस कर दूँगा, जिससे जो एंट्री मैंने रिकनसाइल कर ली है वो सेव हो जाएगी। तो एंटर करूँगा। तो सबसे पहले मैं डेट लगाऊँगा 4 जून। उसके बाद में ये जो पैसा आया है वो मेरे पैसा आया है पाइन लैब्स स्वाइप से, यानी जो पैसा स्वाइप करते हैं स्वाइप का पैसा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे मैं डालूँगा पाइन लैब्स स्वाइप, ये मेरा लेज़र बनाया हुआ है 249 रुपये, और इसको मैं डाल दूँगा ICICI बैंक के करंट अकाउंट में और इसको कर दूँगा सेव। तो ये एंट्री भी आ गई यहाँ पर 4 तारीख को। तो इसको भी मैं कर दूँगा 4 जून 2020 एंड एंटर। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 249 के बाद में 2,000 रुपये की एंट्री है यहाँ पर 4 जून को। तो यहाँ पर भी 2,000 रुपये की एक एंट्री है और 4 जून को ही है। तो यहाँ पे भी मैं 4 जून 2020 कर दूँगा। अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। अगली एंट्री है 250 रुपये की 5 जून को। तो ये रही एंट्री 250 रुपये की और ये भी 5 जून को है। तो यहाँ भी मैं 5 जून 2020 कर दूँगा। और आगे बढ़ते हैं। अगली जो एंट्री है, एक जो एंट्री है 4 तारीख को, ये है 10,000 रुपये की, जो कि नहीं आई है। यहाँ पे एक कस्टमर है जिसने मुझे 10,000 रुपये दिए थे बाई चेक। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक नंबर है 121485। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चेक इसने दिया था वो चेक क्लियर नहीं हुआ 4 तारीख को। हो सकता है 5 को हो या 6 को या 7 को। तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो कहीं पर भी हमें चेक नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि इसका चेक जो है क्लियर ही नहीं हुआ, या चेक बाउंस हो गया या फिर चेक रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान रखना है कि इस कस्टमर का जो नाम है या जो नंबर है या जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमें नोट कर लेनी है। और हमें जो प्रोपराइटर है उसको बताना है कि ललित नाम का एक कस्टमर है जिसने 10,000 रुपये का चेक दिया था, चेक नंबर है 121485। वो बैंक में उसका पैसा नहीं आया है, ताकि हम उससे पैसा ले सकें, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन हमें नोट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल एंटर इस एंट्री में जंप करने के लिए। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, उससे पहले हमें सेव करना है एंड एंटर। तो ये जो 10,000 रुपये की एंट्री इसको हम कर देंगे डिलीट। डिलीट इसलिए करेंगे क्योंकि ये पैसा हमारे अकाउंट में
नहीं आया तो यहाँ पर डिलीट कर दूंगा एंड एंटर। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर 249 रुपये की भी एंट्री हो गई, 2000 की भी हो गई, 250 की भी हो गई, और फिर 2 एंट्रियाँ और बचती हैं यहाँ पर 7487 और 7787। ये दोनों एंट्रियाँ भी SDB फाइनेंस की है, जो SDB फाइनेंस ने मुझे पैसा भेजा है। तो एंट्री कर लूँगा मैं Alt+C, यहाँ पर एंटर करूँगा और 5 जून प्रेस करूँगा और यहाँ पर SDB फाइनेंस, और यहाँ पर 5 जून को पहले पैसा आया 7487, ये ICICI बैंक के करंट अकाउंट में आया। इसको मैं कर दूंगा सेव एंड एंटर, और यहाँ पर भी मैं कर दूंगा 5 जून 2020 और इसको कर दूंगा सेव। तो अब एक और एंट्री यहाँ पर बचती है 7787 रुपये की। फिर से मैं Alt+C प्रेस करूँगा और ये भी SDB से पैसा आया 7787, ये भी ICICI बैंक के करंट अकाउंट में आया। इसको भी मैं कर दूंगा सेव, और यहाँ पर भी 5 जून 2020 इसको कर दूंगा। अब मैं फाइनली इसको कर दूंगा सेव। तो अब सारा रिकॉन्सिलेशन करने के बाद में मैं ये देखूंगा कि 5 जून के बाद में, यानी 5 जून मैंने पूरा रिकॉन्सिलेशन कर लिया है। अब इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है यहाँ पर टेली में बता रहा है 33,544.62, और ये कि ये बैलेंस हमारे स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 जून की लास्ट एंट्री है और यहाँ पर इसका बैलेंस बता रहा है 33,544.62, जो कि एकदम बराबर है। यानी जो भी हमें स्टेटमेंट चेक करना था वो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट चेक कर लिया है। जो एंट्रियाँ स्टेटमेंट में मिसिंग थी वो यहाँ पर हमने कर ली है, और जो 10,000 रुपये की एक एंट्री कस्टमर ने हमें पैसा दिया था वो स्टेटमेंट में नहीं आया, वो भी हमने नोट कर लिया है। तो इस तरह से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किया जाता है, ताकि जो हमारे टेली में जो बैलेंस है या जो भी टेली में बैंक की एंट्री है वो एक्चुअल में जो बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया है उससे मैच कर सके, इसलिए BRS किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।